डियर स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो आज हम नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। हम सेल ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने लगे। तो सबसे पहले हम जिस ऑर्गेनेल को पढ़ने वाले हैं वो है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में आपको अगर बताऊं तो ये छोटा पार्टिकल है, टाइनी ग्रेन्युलर दानादार स्ट्रक्चर है, बिल्कुल दाने की तरह। नॉन मेम्ब्रेनस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेम्ब्रेन नहीं है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये आपको यूकैरियोटिक में तो मिलेगा ही मिलेगा, जबकि प्रोकैरियोटिक एनिमल्स के सेल में भी मिलेगा। आल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, इस को स्टडी करने वाला जो सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था सेल के न्यूक्लियस में, सेल के अंदर, तो वो उसका नाम था पेलेड। 1955 में पेलेड नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको सेल के अंदर डिस्कवर किया था। किस चीज़ से बना हुआ है ये? दो किस्म के मॉलिक्यूल हैं, राइबो न्यूक्लियो और प्रोटीन। 50% राइबो न्यूक्लियो मौजूद होता है और 50% होता है प्रोटीन। इन दोनों की कंपोजिशन से ही राइबोसोम बनता है। अच्छा, प्रोडक्शन कहाँ पर होती है, ये कहाँ पर बनता है? ये आपको जो है सेल के न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लियोलस में बनता हुआ दिखाई देगा। आप फर्ज करें ये हमारे पास सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइडिक पार्ट है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं, वहां पर जो है ये बनता है। इसकी फॉर्मेशन इस न्यूक्लियोलस में होती है। इसका फंक्शन तो मैं आपको आखिर में बता दूं, इसकी स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। अगर स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम की बात करें तो ये दो यूनिट्स इसके होते हैं, एक लार्जर यूनिट होता है, एक स्मॉलर यूनिट होता है। और चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद है। जबकि अगर ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद है तो इस तरह के राइबोसोम को यूकैरियोटिक राइबोसोम कहेंगे, और अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है तो इस तरह के राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहेंगे। अच्छा, अगर यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें तो ये लार्ज है, ये इससे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से बड़ा है साइज में, जबकि ये स्मॉल इन साइज है। अच्छा, अब दोनों ही, चाहे वो यूकैरियोटिक राइबोसोम हो चाहे या फिर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो, दोनों ही स्मॉलर सब यूनिट से बने हुए हैं, दो किस्म के स्मॉलर सब यूनिट्स। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम है उसको एक नाम दिया जाता है एटीएस, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम उसको 70S का नाम देते हैं। अब चाहे वो एटीएस हो मतलब कि यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, या फिर 70S हो मतलब कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो, दोनों ही सब यूनिट से बने हुए हैं। दोनों ही सब यूनिट, दोनों के दो सब यूनिट्स होते हैं। एटीएस के दो सब यूनिट्स होते हैं, 60S और 40S। इसी तरह 70S राइबोसोम के भी दो यूनिट होते हैं, एक को 50S कहते हैं, दूसरे को 30S कहते हैं। अब ये एस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये सेवडबर्ग जो है यूनिट है, ठीक है, इसके बारे में आगे मैं आपको बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, यहाँ पर एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये हमेशा जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स आपको मिलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल उस तरह होता है। कैसे? ये फर्ज करें हमारे पास सेल है, यहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिला, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम मिलेगा आपको। अगर फर्ज करें यहां पर आपको क्लोरोप्लास्ट भी मिल गया, अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको राइबोसोम मिलेगा। ये यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो राइबोसोम मौजूद हैं, बिल्कुल उसी की तरह जो है राइबोसोम आपको प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा। अगर आप एक प्रोकैरियोटिक सेल लें तो वहां पर जो जिस किस्म का जो आपको राइबोसोम मिलेगा वो उसी किस्म का होगा जो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद प्रोकैरियोटिक आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो राइबोसोम मिलेगा। इसके बाद
स्वेडबर्ग, मैंने आपको बताया कि यूनिट, स्वेडबर्ग एक्चुअली एक साइंटिस्ट था। इसने जो है एक यूनिट बनाया था, एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के थ्रू जो है एक मतलब कि डिस्कवरी की थी, रिसर्च की थी अपनी उसमें वर्क में। उसने क्या कहा था कि अगर आप मिक्सचर ले लें, किसी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का मिक्सचर ले लें और उसको जो है टेस्ट ट्यूब में पुट कर दें, टेस्ट ट्यूब में पुट करने के बाद आप इस मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन के अंदर रख दें और वो क्या करती है, रोटेट करती है। जब रोटेट करती है तो रोटेट करने से होता क्या है कि जो स्मॉलर डेंसिटी के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, ऊपर सरफेस पर, और जो आपका जो है हैवियर डेंसिटी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल बॉटम पर आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। इस तरह जो हल्के डेंसिटी वाले हैं वो ऊपर चले जाते हैं और जो हैवी डेंसिटी के हैं वो नीचे आ जाते हैं। अब जितना भी मिक्सचर होगा, 3 4 5 6 चीज़ें, वो अपने उस डेंसिटी के लिहाज से जो है इस तरह तरतीब में लेयरिंग की फॉर्म में आ जाएंगे। अब इस लेयरिंग की बुनियाद पर ही इसको क्या नाम है, स्वेडबर्ग ने एक यूनिट बनाया था, इसको नाम दिया था सेडिमेंटेशन रेट। अब ये जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो राइबोसोम है 80S और 70S, अब ये मेस के लिहाज से नहीं है कि वजन के लिहाज से नहीं है, ऐसे नहीं कहो कि ये टोटल तो 80S है स्वेडबर्ग यूनिट, और जबकि इसके दो यूनिट हैं 60S और 40S, जब ये मिल जाए तो 100 बनता है, तो यहाँ पर 80S क्यों लिखा हुआ है? ये मास के लिहाज से नहीं, ये आपने याद रखना है, मैस के लिहाज से नहीं है ये जो है सेडिमेंटेशन रेट की बुनियाद पर है। और सेडिमेंटेशन रेट क्या है, एक साइंटिस्ट था स्वेडबर्ग, उसको इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला था बाद में 1928 में। तो उसने किया क्या था, उसने जो है मिक्सचर, बायोलॉजिकल मिक्सचर को जो है सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन के अंदर रखा था। उस जो उसकी जो डेंसिटी थी ऑब्जेक्ट्स की, उन ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी की बुनियाद पर वो एक लेयरिंग बना रहे थे, हल्के डेंसिटी वाले ऊपर आ रहे थे और हैवी डेंसिटी वाले नीचे आ रहे थे। तो इस लेयरिंग को जो है सेडिमेंटेशन रेट का नाम दिया गया था। तो इस तरह से जो है आपके जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं उसको 80S और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो 70S कहलाते हैं। तो इसके जो दो यूनिट्स हैं ये उसी बुनियाद पर दिए गए हैं, 60S और जो आपका 40S दिया गया यूनिट, ये उसमें उसको जो सेडिमेंटेशन रेट की बुनियाद पर है। जिस ऑब्जेक्ट की जितनी जो है डेंसिटी थी वो उस पर जाकर पहुंच रहा था। अगर आप फर्ज करें यूकैरियोटिक राइबोसोम लें तो उसके जो है अगर 80S का जो है आप उसका सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन में रखें, उसके जो दो यूनिट्स हैं, एक 60S और जो स्मॉलर है वो 40S, जो 60S का मॉलिक्यूल है वो 60S पर जाकर रुक गया था, ठीक है, 60 सेडिमेंटेशन रेट पर रुक गया था, और जो 40 वाला था वो 40 पर जाकर रुक गया। इसलिए इसको स्मॉलर यूनिट को 60S और क्या नाम है 40S और लार्जर यूनिट को 60S का नाम दिया गया। तो अब ये अलग अलग से हैं, ठीक है, मैथ्स के लिहाज से नहीं है, इसलिए आपने इसको कैलकुलेट नहीं करना है, सम नहीं करना है। तो इसलिए फिर हमने क्या किया, 60S 40S, इसी तरह 50S और 30S भी अलग अलग से यूनिट हैं जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के हैं। अच्छा, ये तो आपका हो गया स्वेडबर्ग यूनिट, सब यूनिट। इसके बाद अगर आप इसकी फंक्शन की बात करें राइबोसोम की, तो राइबोसोम का काम क्या है, ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, मतलब कि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर सारा किस्म का प्रोटीन आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो जब यहाँ पर प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है तो इसीलिए इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी। अब कैसे हो रही है ये आपने याद रखना है कि मैंने आपको क्या कहा था कि एक का जो है फॉस्फेट शुगर और दूसरे का जो है आपका अमाइन ग्रुप को जो है फॉस्फेट के साथ अटैचमेंट जब होती है तो इस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड या पॉलीपेप्टाइड जो है आपका सब्सटेंस बनता है, जिसको फिर हम प्रोटीन का नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है। अच्छा, अब ये कैसे होती है, एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपका जो मैसेंजर आरएनए डीएनए से, ये आपका सेल हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, इस न्यूक्लियस के अंदर मैसेंजर आरएनए बनकर आ रहा है। मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है कि ये जो आपका मैसेंजर आरएनए आपका जो न्यूक्लियस से बनकर आ गया, ये क्या करेगा, ये आएगा एक पैगाम लेकर,
राइबोसोम के साथ, राइबोसोम के पास आएगा। राइबोसोम के पास जब आएगा तो आपको पता है कि राइबोसोम में क्या मौजूद है, आरएनए मौजूद है, राइबोसोमल आरएनए मौजूद है। तो राइबोसोमल आरएनए, मैं आपको क्या बता चुका हूं कि राइबोसोम के दो यूनिट्स हैं, एक लार्जर यूनिट है, ये वाला एक लार्जर यूनिट और ये स्मॉलर यूनिट। अब जब मैसेंजर आरएनए आया, मैसेंजर आरएनए आकर कहां पर अटैच हो जाएगा, ये पॉइंट आपने याद रखना है, स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। स्मॉलर सब यूनिट जो है उसके साथ, ये मैसेंजर आरएनए हमारे, ये बने ब्लैक कलर से लगी खींची हुई है, ये मैसेंजर आरएनए है। अब मैसेंजर आरएनए आया राइबोसोम के पास, राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए मौजूद है, राइबोसोम के दो यूनिट्स हैं, एक लार्जर यूनिट है, एक स्मॉलर यूनिट है। तो जो मैसेंजर आरएनए आया वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, वो जो है आपका जो है राइबोसोमल आरएनए के स्मॉलर यूनिट के साथ अटैच हो जाएगा। स्मॉलर यूनिट के साथ जब अटैच हो जाएगा तो फिर इससे क्या होगा, आपको पता है राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए मौजूद है, आरआरएनए मौजूद है। तो आरआरएनए फिर क्या करेगा, आरआरएनए के पास जो है एक और किस्म का जो है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए जिसको हम कहते हैं, ये क्या करेगा, एक जो है न्यूक्लियोटाइड भेज देगा। जब ये न्यूक्लियोटाइड जो मैसेंजर आरएनए पर कोडिंग थी उसका एंटीकोडॉन लेकर आएगा, ठीक है, कोडॉन जो मैसेंजर आरएनए लेकर आया है उसका एंटीकोडॉन जो है जब ट्रांसफर आरएनए लेकर आएगा तो वो जाकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब इसके साथ अटैच हो जाएगा तो इससे होगा क्या कि ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीपेप्टाइड बनता जाएगा। इस तरह से बहुत सारे जो है अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाएंगे, अमाइनो एसिड्स जुड़ते जाएंगे तो एक पॉलीपेप्टाइड का चेन बनता जाएगा। जितने सारे अमाइनो एसिड्स आते जाएंगे उतने ही ज़्यादा जो है आपका क्या बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा। तो ये इसका क्या हो गया, फंक्शनिंग हो गई, प्रोटीन सिंथेसिस। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। काइंडली अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू।